ऑल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा है और आज हम मौजूद है CMPDI के सभागार में। CMPDI के सभागार में 11वां जो फेडरेशन चल रहा है उसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हमारे साथ है DD रामानंदन जो मजदूर नेता के रूप में पूरे देश में विख्यात है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आज जो कोयला मजदूरों के साथ जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। इसके लिए जिम्मेवार भाजपा सरकार है। आपने एक सवाल एक लाइन पर पूछे तो हम बोलेंगे इसके लिए केंद्र सरकार का नीति जो है वही जिम्मेवार है और कोयला उद्योग को राष्ट्रीयकरण से निजीकरण में ले जाने के लिए जितना तरह का खेल हो सकता है, MDO, रेवेन्यू शेयरिंग, फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट, सारा चीज़ जो है वो लागू करने के लिए नीति बनाया है और मजदूर संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। सर, राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है और राष्ट्रीय सम्मेलन में खासकर कोयला मजदूरों के हित की बात की जा रही होगी, लेकिन इन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या है कोयला मजदूरों की। जो सरकारी मजदूर है, कोयला मतलब BCCL के अंदर काम करते हैं, ECCL के अंदर काम करते हैं, इनके अंदर जो मेडिकल अनफिट के बदले इनके जो आश्रितों को नौकरी दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार बंद कर दी है। इसका कितना असर लोगों पर पड़ रहा है? देखिए, असर के बारे में हम बाद में बताएंगे। इसको 2018 में माननीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल जब मीटिंग ले रहे थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी का, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम इसको बंद कर रहे हैं। 8-7 साल से इसको बंद किया हुआ है। ये भी सरकार का नीति है कि हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते हैं, हम उसका एवज में कुछ और दे सकते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट हम नहीं देंगे। अगर इसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही है, यही है। जिस तरह से कोयला मजदूरों की बात की जाए तो जो प्राइवेट मजदूर है, ठेका मजदूर है, उनको लेकर भी केंद्र सरकार कई तरह की बात करती है कि इनको जो मुख्य जो है प्रतिदिन का दैनिक पारिश्रमिक है वो उचित दिया जाता है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं उनको पूरा रकम नहीं देती है। देखिए, इसमें बहुत तरह का बात है। कुछ कंपनी में जो HPC जो हाई पावर कमेटी लागू किया है, कुछ जगह पर ही लागू है, कुछ जगह पर वेतन तो दिखाता है, उसका अकाउंट में जाता है, उसको वापस लिया जाता है, और कुछ जगह पर जो है अगर हमको 10 मजदूर चाहिए तो अलग अलग जगह का दबाव में 20 आदमी को रखता है और आधा आधा पैसा देता है। ये 3 तरह का बात है इसमें। कोयला उत्खनन के लिए जिस तरह से कोल इंडिया अब एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियों पर आश्रित हो गई है। अगर धनबाद की बात की जाए तो धनबाद में कई आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है कोयला उत्खनन में लगी है और देश के आर्थिक स्थिति में अपनी भागीदारी भी निभा रही है, लेकिन ये आउटसोर्सिंग कंपनियां कितनी ईमानदारी से काम कर रही है? देखिए, ईमानदारी से क्या है, वो आया है मुनाफा कमाने के लिए, वो मुनाफा कमाता है, इसमें ईमानदारी का क्या बात है? वो मुनाफा कमाने के लिए आई है, पैसा कमाने आए, पैसा कमाता है। मजदूरों को कम से कम पैसा कैसे दिया जाए यही देखता है। 8 घंटा का जगह पर 12 घंटा कैसे काम किया जाए, 9 घंटा कैसे कराया जाए, 10 घंटा, उसके लिए वो काम करता है। इसके लिए तो संघर्ष चाहिए लोकल स्तर पर, तब जाके हम जो है इस पर अंकुश लगाए। बगैर कानूनी है ये, क्योंकि उसको जो निर्धारित वेतन देना चाहिए, 8 घंटा काम कराना चाहिए, सब कानून में है। कोल इंडिया का सर्कुलर में भी है, उसी के लिए उसको NIT में भी उसी के लिए पैसा दिया जाता है। 8 घंटा काम करेगा इतना पैसा देना है, लेकिन नहीं देता है तो लोकल स्तर पर उसको दबाव बनाना पड़ेगा। आप लोगों का संगठन जो है, जिस पार्टी से भी आप लोग आते हैं, वो उसकी बुनियाद ही संघर्ष से हुई है, तो क्या आप लोग ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं? हमेशा आवाज़ उठाते हैं, बगल में खड़े हैं, ये लोग रोज़ लड़ रहे हैं, बगल में खड़े हैं धनबाद में, ये लोग रोज़ लड़ रहे हैं, तो हमेशा लड़ाई होती है। लेकिन होता क्या है कि मजदूर जो प्राइवेट मजदूर होता है, आउटसोर्सिंग मजदूर होता है, उसका लड़ने का एक सीमा है। कल उसको बैठा देगा ही डर बना रहता है, क्योंकि कानून है लेकिन सारा तंत्र जो है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लड़ता है तो उसके खिलाफ लग जाता है, पुलिस प्रशासन से लेके सारा तंत्र। कोयला मजदूरों से हटकर एक सवाल लेंगे कि आपकी जो संगठन है, खासकर अगर बात की जाए लाल झंडे की, तो लाल झंडा जो है जिस तरह का अस्तित्व इसका हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अस्तित्व मिटता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण? नहीं, अस्तित्व तो नहीं मिट रहे हैं। देखिए, हर साल से तो आप लोग खत्म हो गए। नहीं, हर चीज़ का उतार चढ़ाव होता है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है। देखिए, जो लाल झंडा का सिद्धांत है वो तो ख़त्म नहीं हुआ है,
आज थोड़ा देर के लिए आपको लगता होगा कि कम है, फिर आ जाएगा। कोई चीज़ दुनिया में स्थिर नहीं होता है, इसीलिए अभी तत्काल ठीक है, आपका बात थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं कि थोड़ा अभी डाउन है, अप होगा फिर, यही है। अंतिम सवाल लेंगे कि झारखंड में जिस तरह से कोयला उत्खनन कंपनियां कोयला का उत्खनन कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो प्रदूषण को लेकर है कि जिस मात्रा में कोयला का उत्खनन हो रहा है या जितने तेज़ी से कोयले का दोहन हो रहा है भूमिगत ये से, उसके बाद वो जो प्रदूषण फैलता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, प्रदूषण के लिए जिम्मेवार जिस तरह से जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, कोयला ढुलाई में ढक के ले जाना चाहिए, नहीं ले जाता है। कोयला को ढक के ले जाना चाहिए। प्रदूषण में जो मापदंड है कम से कम करने के लिए, प्रदूषण तो होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कोयला का खाली खनन से नहीं होता है, उसका जो जलता है, जो एनटीपीसी में या प्राइवेट प्लांट्स में, कोई भी प्लांट में, उससे जो धुआं उठता है, उससे प्रदूषण पूरा दुनिया में बढ़ रहा है। और मैंने जो ग्लोबल वार्मिंग का जो स्थिति आ रहा है और क्लाइमेट चेंज का, उसी का असर है। तो जिम्मेवार क्या है? जिम्मेवार तो औद्योगिक, क्या जिम्मेवार आउटसोर्सिंग कंपनियां नहीं है? नहीं, प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा हम भी करेंगे तो प्रदूषण हो जाएगा। मैंने डिपार्टमेंटल भी होगा तो प्रदूषण होगा। आउटसोर्सिंग कंपनी, कोयला में प्रदूषण होना ही होना है, इसमें कोई थोड़ा बहुत उसको कम कर सकते हैं, जैसे रोड में पानी छिटकाना या वॉश करके भेजना या फिर ट्रांसपोर्टिंग में ढक के ले जाना, ये सब कुछ हो सकता है, कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा कोयला उत्पादन में, तो ये असंभव है। और बिना कोयला का देश का विकास नहीं हो सकता है। जो देश सबसे पहले औद्योगिक उपयोग में लाया कोयला को, वही देश सबसे विकसित हुआ है। लेकिन अभी जो कोयला उत्खनन के लिए एकमात्र सहारा लिया जाता है ओपन कास्ट परियोजना की, लेकिन पहले जो भूमिगत खानें थी, क्या वो बेहतर थी या अभी बेहतर? देखिए, बेहतर तो अंडरग्राउंड माइन है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसमें प्रोडक्शन का सीमा है। देश का जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम अंडरग्राउंड से प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं, इसीलिए बहुत तरह का मिशनरी आया, बहुत सारा मेथड आ गया था, ओपन कास्ट में प्रोडक्शन होता है। क्योंकि अभी भी हम जो उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी हम 233 मिलियन टन निर्यात, मैंने उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि कोयला का जो डिमांड है देश में वो है 1270 मिलियन टन के आसपास है, और पूरा देश में 998 मिलियन टन का उत्पादन होता है। हम करीब 233 मिलियन टन का निर्यात बोलते हैं ना, उसको करते हैं आज भी। देखिए, ये थे डीडी रामानंदन, जिन्होंने कोयला उद्योग से जुड़ी और कोयला मजदूरों से जुड़ी जो बातें हैं, खासकर अगर बात की जाए तो मेडिकल अनफिट को लेकर जो है बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।